आप अपनी बात भी रख रहे हैं लेकिन वो आप प्रवचन के जोन में नहीं जा रहे, वो बैलेंस आप कैसे स्ट्राइक करेंगे? अगर कहानी इंगेजिंग नहीं होगी, सुनने वाले को या देखने वाले को पकड़ के नहीं रखेगी, तो फिर वो मैसेज तक के लिए रुकेगा नहीं। इंटरव्यू से पहले अगर मैं उनसे पूछता हूँ बड़ा अच्छा इसमें डायलॉग से किसने लिखे, काफी बार ऐसा होता है कि एक्टर्स को पता भी नहीं होता। मध्यकाल में था कुछ पॉपुलर, बहुत कमर्शियली हिट बड़े राइटर हुए, सलीम साहब, जावेद साहब, उनको आम जनता भी जानती थी। आज के दौर में बता दो कि ऐसे 10 लेखक का नाम आम जनता तक पहुंचता ही नहीं। तो सम्मान देना पड़ेगा लेखकों को, और धन भी देना पड़ेगा, और खोजना पड़ेगा कि राइटर्स कहाँ से आएंगे। हेलो सर, पंकज त्रिपाठी से मिलवा दो, हम्म। नहीं तो हम जैसे क्राइम एंड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बस क्रिमिनल्स और नेताओं से ही मिलते रहेंगे। तो मैं मुंबई स्टार बनने या बहुत सारा दौलत कमाने नहीं आया था। मैं मुंबई यही इज्जत कमाने आया था। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और आप देख रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा, और हमारी बातचीत हो रही है फरीदून साहब के साथ। स्टे कनेक्टेड। आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मेरे साथ में है हरदिल अजीज पंकज त्रिपाठी साहब, कनेक्ट एफएम कनाडा पे। बहुत बहुत स्वागत आपका। पंकज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू दोस्त, आपका भी स्वागत है। पंकज भाई, सो मैं ये शुरुआत करना चाहूंगा। एक मैंने कुछ सवाल मैंने आपके लिए मांगे थे सोशल मीडिया पे। तो हाँ, मुझको एक मैसेज मुझको आया, एक डायरेक्ट मैसेज मुझको आया। एक ये जर्नलिस्ट है, इनका नाम है सागरिका किस्सू। तो ये, सागरिका जी। हाँ जी, तो ये कश्मीरी हैं। और मतलब जाती तौर पे मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बिकॉज बहुत ही बैलेंस्ड इनका इनका जर्नलिज्म इनका होता है। और हम्म। जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से जरूरी भी है। तो उनका मेरे जी। पास मैसेज आया कि हेलो सर, पंकज त्रिपाठी से मिलवा दो, नहीं तो हम जैसे क्राइम एंड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बस क्रिमिनल्स और नेताओं से ही मिलते रहेंगे। लोल। उनको बोलो आप इंटरटेनमेंट की पत्रकारिता शुरू कर दे तो हम मिल जाएंगे। हम कभी ना कभी जूम कॉल पे बातें हो जाएंगी। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट जर्नलिज्म करें। इसमें देखिए, इसमें खासियत यह है कि हाँ। आपको जो है, लोग जो हैं आपको एक अभिनेता के बियॉन्ड देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इनकी यस। ये जो एक इज्जत आपके लिए है, तो ये दर्शाता है कि सिर्फ आपको वो एक इंटरटेनर के, आप इंटरटेनर हैं, कमाल के इंटरटेनर माशाल्लाह। लेकिन ही शी लुक्स एट यू मे बी मोर देन दैट। उनका एक और भी, फिर मैंने उनसे पूछा कि कोई सवाल आपके जहन में है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि दैट नो क्वेश्चन, जस्ट टेल हिम दैट ही इज अ ग्रेट एक्टर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो ओहो। ये जो आपके लिए इज्जत है, तो इट इज बियॉन्ड एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म और यस। पॉलिटिकल जर्नलिज्म। और जो कि एक मेरे ख्याल से बहुत ही एक यूनिक फिनोमिनन है। कैसे देखते हैं आपको इस तरीके की इज्जत आपको जो मिल रही फरीदुन भाई, हम सिनेमा, जब जब से हमारे मन में आर्ट के प्रति चाहत हुई, लगाव हुआ ना, तो मैं मुंबई स्टार बनने या बहुत सारा दौलत कमाने नहीं आया था। मैं मुंबई यही अ, इज्जत कमाने आया था। और चूंकि इज्जत और शोहरत का एक एक वाता है, नाता है, रिश्ता है, क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं तो एक परफॉर्मिंग आर्ट है। तो परफॉर्मिंग आर्ट में शोहरत और इज्जत का मिलना बड़ा जरूरी है, है? दोनों का। तो मैं मुंबई सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था कि मेरे भीतर का जो कलाकार है, आर्टिस्ट है, वो और सीखे और ग्रो करे, और मैं ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचूं। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी अभिनय, मेरी क्राफ्ट, मेरी एक्टिंग, प्लस मेरा अपना व्यक्तित्व, अपना आचरण, अपना तरीका, बातचीत का तरीका या सोच लोगों तक पहुंचती है और इस स्तर से कनेक्ट करते हैं। तो सागरिका जी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्रेम और थैंक यू सो मच। हम्म, हम कभी आएंगे, आप जिस शहर में रही, तो मैं अवश्य मिलने का भी प्रयास करूंगा। और यही कमाई है एक अभिनेता की दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। कारण है कि आप कभी नहीं पाएंगे कि मैं कभी भी अपनी तरफ से ये प्रयास नहीं करता हूं कि मैं कौन किस गाड़ी में चल रहा हूं और कैसे घर में रह रहा हूं, ये मैं किसी को बताऊं। क्योंकि वो नहीं है कमाई। कमाई ये है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझ तक पहुंच जाए। क्या बात है, क्या बात है। पंकज भाई, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आपने, जैसे भी आपने आचरण की बात करी है, तो आपके एक इंटरव्यू में आपने जिक्र किया स्वामी विवेकानंद का, कि जब शिकागो में वो गए थे और उनसे कहा गया कि आप मतलब जिस तरीके की आपकी वेशभूषा है तो अनयूजुअल है। तो विवेकानंद साहब ने कहा कि दैट मैं एक ऐसे मुल्क से आया हूँ जहाँ पर
वेशभूषा से ज्यादा जो है उसके जो कैरेक्टर है, किरदार है, चरित्र उसके पे। ऊपर, चरित्र पर उस पर ध्यान जाता है। आपने आचरण की बात करी तो मेरे जहन में वो आया। तो ये जो एक आपने आपने इसके बारे में बात करा है कि आप हमें एक हम जरूरत से ज्यादा फोन्स के साथ में हम गिरफ्तार हो चुके हैं, फोन्स के अंडर में। तो हमें अपने जो आत्मचिंतन है उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है, और आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। तो किरदार की आप जैसे बात की, आचरण की बात करी, आत्मचिंतन की बात करी, आपके आपके जाती जिंदगी में कितनी ये सब चीजें जरूरी बहुत बहुत जरूरी है मेरे लिए। वो बहुत आवश्यक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ज्ञानी पुरुष के साथ बैठा हुआ था, पिछले 1 घंटे से उनको बोल के आया कि मैं मुझे जाना है, फरदून जी के साथ एक बातचीत है। तो मैं पिछले 1 डेढ़ घंटे से हम लोग यही अध्यात्म जीवन, और वो बहुत कमाल के संत हैं। तो उनसे लखनऊ में हूँ, तो उनसे बातें कर रहा था मैं। तो ये बहुत आवश्यक है मेरे लिए, क्योंकि क्या है ना कि एक चीज होती है कि जीवन सफल होना, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आपने अच्छा परफॉर्म किया, उस फील्ड में आप एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचेंगे तो उसको माना जाता है कि ये व्यक्ति सफल है है? अपने फील्ड में। फिर जीवन का एक मीनिंग है सफल होने के बाद सार्थक होना, कि उसकी क्या मीनिंग भी होनी चाहिए। क्या बात। तो मुझे सफलता के संग संग मुझे ये परेशान करती है कि इसको सार्थक कैसे बनाएंगे इस जीवन को, क्या बात। इसका पर्पस क्या है। तो बहुत मायने रखती है। मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ और सोचते रहता हूँ, और चूंकि ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है आर्ट से, एक्टिंग से भी। क्या हम बात। किरदारों की मनोस्थिति की बात करते हैं, कोई किरदार कैसा क्यों बिहेव करता है, उसमें डिपेंड है उसकी उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका उसका हिस्ट्री कैसा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है। यही तय करती है कि कोई भी किरदार कैसा आचरण करेगा फिक्शनल दुनिया में। क्या बात। और सेम चीज डिपेंड करता है कि कोई भी व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा रियल दुनिया में। क्या बात। उसमें उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी पढ़ाई, उसका इकोनॉमिकल, फिजिकल, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड बहुत मायने करते हैं, बहुत रोल प्ले करते हैं। तो मुझे कई बार मैं थोड़ा तंग भी हो जाता हूँ कि ऐसी क्या करूं, कि इंसाइटफुल बातें क्यों करता हूँ। मैं सिनेमा का एक्टर हूं तो मैं भी थोड़ा सा कुछ फन और इंटरटेनिंग और कुछ कुछ और टाइप की बातें करूं, बट मुझसे होता नहीं है। एंड ऑफ द डे आप भी आचरण ऐसे प्रश्न पूछते हैं और मैं भी उसी जोन में चला जाता हूँ। नहीं, अब इसी से जुड़ा मैं आपसे एक और सवाल मैं आपसे कहूंगा कि जैसे आप चाहे किसी किसी भी आप अगर वेब शो में हो, किसी भी फिल्म में आप हो, तो एक तुरुप का पत्ता जो है वो, आई थिंक मेकर्स को पता है कि अगर पंकज त्रिपाठी इसके अंदर है तो एक तुरुप का पत्ता उनके पास में है। तो एक एंटरटेनर का जो आपको एक उपाधि आपको जो मिल चुकी है वो आपके साथ में जुड़ चुकी है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें आपने कहा कि आप कुछ आध्यात्म की, जैसे आप कुछ आप बात कह रहे थे, फिर आपने एकदम से अपने को रोका, आपने कहा ये प्रवचन के जोन में जा रहा हूं मैं, तो प्रवचन नहीं करना। तो आई थिंक ये एक समझ होना कि एक इंटरटेनर को वो एक प्रीच नहीं करना चाहिए, प्रवचन नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वो उसके बाद फिर पब्लिक बोर होने लगती है। आप उसका अपनी हाँ, उसका बात को महत्व। रखें, सहज तरीके से अपनी बात को रखें आप, और लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा एक होना चाहिए, दिलचस्पी बनी रहना जरूरी है। तो ये जो एक बैलेंस है, कि आप अपनी बात भी रख रहे हैं लेकिन वो आप प्रवचन के जोन में नहीं जा रहे, वो बैलेंस आप कैसे स्ट्राइक करें? वो ऐसे ट्राई करता हूँ कि मैंने अपने बचपन में जो स्टोरी टेलर्स को देखे हैं, जो किस्सा गोई करते लोगों को देखा है, जो रामचरितमानस की कहानी सुनाते हैं। हमारे यहाँ व्यास है, हमारे यहाँ फोक फॉर्म है एक नाच। आज ही उस नाच के एक बहुत ही लेजेंडरी व्यक्ति का कल देहांत हुआ, श्री रामचंद्र माझी। उनको पिछले साल पद्म श्री भी मिला था, संगीत नाटक अकेडमी मिला था, और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। देहात के भिखारी ठाकुर के टीम के एक मेंबर थे। एक लेजेंडरी व्यक्तित्व हुए हैं भिखारी ठाकुर बिहार में, जो बिना पढ़ाई किए उन्होंने विदेशिया कब्र की चोर कुछ 10-12 ब्रिलियंट नाटक लिखे थे। और वो बोल के लिखते थे, क्योंकि पढ़े नहीं थे। तो वाचिक परंपरा के थे, वो बोलते थे और उनके टीम मेंबर उसको याद करके और एक प्ले बनाते थे। और उसमें कोई भी कहानी में, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि किसी भी कहानी में ना एक बात होती है, बिना विचार की कहानी नहीं हो सकती। क्या बात। आप उस कहानी के अंत में कुछ ना कुछ विचार होगा कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, और यह अच्छा क्यों है, बुरा क्यों है, कब बुरा अच्छा हो जाता है, कब ग्रे हो जाता है। तो बिना विचार के कोई कहानी नहीं होती कि इस कहानी का मकसद क्या था, कहानी के अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। क्या बात। लेकिन अगर कहानी इंगेजिंग नहीं होगी, सुनने वाले को या देखने वाले को पकड़ के नहीं रखेगी, तो फिर वो मैसेज तक के लिए रुकेगा नहीं। क्या बात है। बिल्कुल सही बात। और सिनेमा को प्राइमरली हमारे हिंदुस्तान में मोड ऑफ एंटरटेनमेंट माना गया है।
राइट। ये चलचित्र था, जादू करता था, पर्दे पे जादू होता था। पहले तो जादू ही था कि आदमी चलते फिरते हैं, बोलते हैं, और वो एक पर्दे पे दिखाई देंगे। क्या तो बात जब सिनेमा आया होगा, गांव गांव तक पहुंचा होगा, तो ये जादू ही होगा ना यार। बंद कमरे में एक कहानी चालू हो जाती है, एक दुनिया होती है, कुछ किरदार घूमते हैं, बोलते हैं। अब याद करो, कुछ साल पहले, आज से 25 साल पहले, कोई बोलता कि अपना लैंडलाइन फोन जो है वो जेब में लेके घूमेंगे। है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही है। सिनेमा जब आया होगा तो ऐसा जादू हुआ होगा ना कि क्या यार बात है। कुछ लोग घूमते हैं, डायलॉग बोल, रोते भी हैं। अच्छा, और वही नहीं रोते हैं, हमें भी रुला देते हैं उन सीन में। क्या बात है। गुस्सा आता है देख के, तो कुछ तो मैजिक है ये। तो हमारे मुल्क में, और हमारे ही नहीं, मोरलेस पूरे एशिया में या दुनिया में भी, सिनेमा की उत्पत्ति इंटरटेनमेंट पर्पस से हुई होगी, बड़ा एक मोड ऑफ मनोरंजन। लेकिन अगेन, किसी भी कहानी के पीछे एक पर्पस होता है, एक मैसेज होता है, सीख होती है, जो हम जितनी कहानियों से सीख लेते हैं। तो वो संतुलन जरूरी है। और उसको, अब चूंकि अब दुनिया भर की कहानियां बन रही हैं, तो वो तो एक दर्शक सोचेगा ना कि तुम्हारी कहानी अब सीख तो है लेकिन एंगेजमेंट नहीं है। क्या बात है। क्या बात है, मुझे देखो। सीख नहीं चाहिए, मुझे एंगेजमेंट चाहिए। क्या बात है। आपने जैसे बात करी कि 25 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लैंडलाइन फोन हाथ में लेके घूमेंगे, और फिर सिनेमा जिस तरीके से जब स्टार्ट हुआ, तो जिस तरीके से उसकी एक एक रुचि थी उसके लिए। और हमने देखा है, चाहे चाहे वो मुगले आजम हो, चाहे वो शोले हो, जिस तरीके की कामयाबी सिनेमा ने देखी है। लेकिन अभी एक चर्चा हो रही है कि लोग जो है, मतलब काफी काफी सारी चीजें, मैं आपसे आपके में व्यूज जानना चाहूंगा। कुछ लोगों का मानना यह है कि ओटीटी की वजह से लोगों का जो कंजम्पशन है इंटरटेनमेंट का, वो मुख्तलिफ हो गया है, अलग हो गया है। लोग जो हैं वो अपने अपने कन्वीनियंस के ऊपर, अपनी सुविधा के हिसाब से देखना चाहते हैं कंटेंट को, और अलग तरीके का कंटेंट जो है वो कंज्यूम करना चाहते हैं। क्रिमिनल जस्टिस जो है वो एक एक एपिसोड आ रहा है एक एक हफ्ते पे। वो एक रुचि बनी हुई है, मतलब एक हफ्ते तक आप, एक महीने तक आप पूरा एक फिल्म बना के चल रहे हैं। दूसरी तरफ एक ये चीज है कि शायद एक बॉयकॉट कल्चर है, तो शायद उसकी वजह से सिनेमा के ऊपर कुछ शायद शायद असर हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी जो जो बड़ी इवेंट फिल्में हैं, केजीएफ टाइप की, तो वो जो है सिनेमा हॉल में उनकी रुचि ज्यादा है दर्शकों के जाने के लिए। और जो एक मिडल ऑफ द रोड सिनेमा है, या फिर उस तरीके का जो एक अमोल पालेकर टाइप का जो एक सिनेमा है, कुछ हद तक वो शायद लोग उसको ओटीटी पे कंज्यूम करना बेहतर समझते हो। मे बी शायद इंडस्ट्री जो है इस चीज को समझ नहीं पा रही, या एक्सेप्ट नहीं कर रही है मे बी। आपका क्या मानना है कि ये जो लोगों का जो दिलचस्पी चेंज हो रही है, उसका क्या 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 रीजन है? हाँ, मुझे बहुत अनुमान नहीं है, सही बताऊं तो। मैं ऐसे ही आकलन करके वेग वेग बता सकता हूँ। मुझे वो अनुमान, वो आइडिया है कि मैं अपनी कहानी खुद की बताऊं तो मैं पिछले 15 साल से, मेरा सिनेमा का व्यक्तिगत टेस्ट बहुत अलग है। हम्म। मैं तिथि, कोर्ट, किला, कुछ मलयालम फिल्में, कुछ बंगला फिल्में देखता हूँ। मैं हिंदी का मेन स्ट्रीम का हिस्सा बहुत कम देख पाता हूँ मैं। तो मुझे दर्शकों के ये बदलाव कोविड काल के बाद क्यों आया, मुझे लगता है कोविड काल में 2 साल में लोग ओटीटी बहुत देखे होंगे। वो भी एक वजह है कि वहां दुनिया भर की कहानियां हैं। तो दर्शक का संभव हो कि टेस्ट बढ़ गया कि यार तुम हमको क्या दिखा रहे हो। पहले क्या था कि पहले ऑप्शन भी कम थे। एक तो बनने में भी कम थे, दूसरे रिलीज होने में, कि जो एक कोई फिल्म आई जिसको सारे स्क्रीन उसी को मिल गए, तो राइट। ऑडियंस वहीं जाएगी देखने। और अभी वो नहीं है, अभी सारे स्क्रीन अगर एक फिल्म को मिले, बावजूद उसके दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वहां भी बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है। तो मुझे मालूम नहीं, मैं चूंकि एक्सपर्ट हूं नहीं इस फील्ड का, तो मुझे इसके बारे में जो भी बोलूंगा वैसे ही उड़ती उड़ती बात होगी। बट यस, मुझे इस बात का अनुमान है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट वाली फिल्म है, कि जो जो जनता को, मास को कनेक्ट करे, उनके, हम हिंदी में उनके कंटेंट। अब आप साउथ की बातें करते हैं लोग, मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि साउथ में भी ये 3-4 बड़ी फिल्में ही चली हैं, उसके सिवाय कोई वहां भी नहीं चली है वहां के बॉक्स ऑफिस पे। हम्म। बनी थी 100 फिल्में, या कि कितना नंबर भी था, मुझे नंबर याद नहीं। एक लेख पढ़ रहा था कहीं। तो मुझे आइडिया है नहीं। बट यस, हिंदी में जिस किस्म का कई बार मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम होता है कंटेंट पे, राइटिंग पे, मुझे हमेशा चिंता होता है। कल मैं एक राइटर के साथ बैठा था, वो पूछ रहा था मुझसे कि वो नया राइटर है, नया लेखक है, उसको एक मौका मिलने वाला है, तो भैया मैं पेमेंट क्या मांगू उनसे, मुझे तो, मैं नया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
तो मैंने बोला कि उनसे निवेदन करना कि एटलीस्ट राइटिंग या जो फिल्म का जो बजट है उसका 1 से 2% तो राइटर को दे दो, हम्म। 2% एटलीस्ट दे दो, क्योंकि किसी भी कहा फिल्म की आत्मा राइटिंग में होती है। हम्म। हम तो बीच के दिनों मतलब लेखक को क्रेडिट भी नहीं मिल पाता है। अगर खराब राइटिंग हो तो उस पे अच्छी फिल्म कोई भी अभिनेता नहीं बना सकता है या कोई भी निर्देशक नहीं बना सकता है। एक खराब राइटिंग पे एक बढ़िया फिल्म, एक बढ़िया राइटिंग पे बढ़िया फिल्म औसत डायरेक्टर भी बना सकता है या औसत एक्टर भी परफॉर्म कर सकता है। कई बार हमारे यहाँ वेल रिटन रोल को वेल परफॉर्म रोल मान लेते हैं। क्या बात तो मुझे हमेशा लगता है कि एक राइटिंग में सुधार की बहुत जरूरत है। आए दिन मैं सुनता हूँ कि लेखकों की कमी है, और मुझे मालूम है बहुत सारे लेखक हैं जिनके पास काम नहीं है और काम खोज रहे हैं कई सालों से। है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जाती तजुर्बा मेरा ये है कि जब मैं कुछ फिल्मों के प्रोमो देखता हूँ तो मुझे बहुत उसमें जो डायलॉग्स हैं मुझे बड़े अच्छे दिलचस्प लगते हैं। तो जैसे एक्टर से मैं अगर इंटरव्यू से पहले अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि दैट बड़ा अच्छा इसमें डायलॉग्स है किसने लिखे, तो काफी बार ऐसा होता है कि एक्टर्स को पता भी नहीं होता, स्टार्स को पता भी नहीं होता हाँ कि उसका राइटर कौन है, हाँ विच आई फाइंड लाइक वेरी। अगर आप एक इतने इम्पोर्टेंट हस्ती का अगर आपको नाम भी नहीं पता है तो फिर आप इज्जत क्या करेंगे? और इज्जत अगर आप बिल्कुल। नहीं करेंगे तो फिर वो बिलीव नहीं कर सकते आप उसमें, उस राइटिंग के अंदर, और अगर बिलीव नहीं हाँ। करेंगे तो फिर परफॉर्मेंस कैसे सामने बिल्कुल बिल्कुल। तो वो राइटिंग बहुत बड़ी भूमिका है, और मुझे बीच के बिगनिंग मध्यकाल में था कुछ पॉपुलर बहुत कमर्शियली हिट बड़े राइटर हुए, सलीम साहब, जावेद साहब, उनको आम जनता भी जानती थी। आज के दौर में बता दो कि ऐसे 10 लेखक का नाम आम जनता तक पहुंचता ही नहीं, मालूम ही नहीं है। आएंगे? तो आप तो सम्मान देना पड़ेगा लेखकों को, और धन भी देना पड़ेगा, और खोजना पड़ेगा कि राइटर्स कहाँ से आएंगे। एक अभी कुछ लैब बने हैं बॉम्बे में, मुझे याद है ओटीटी के बाद से हुए हैं कि कुछ ऐसी ग्रुप्स बने हैं जो राइटर्स रूम बना रहे हैं कि हमारे पास 10 राइटर हैं, हम डेवलप करेंगे नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट। तो ऐसे 2 व्यक्तियों को जानता हूँ, 2 ग्रुप को, जो कि राइटर्स पे काम कर रहे हैं, ऐसा लैब बना रहे हैं। अच्छी बात। हाँ नहीं, बमन बमन ईरानी साहब से मेरी बात हुई थी और वो काफी इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे 2 साल तो पहले जी बमन सर जब सोच रहे जी थे तो जी। मुझे बताए, और वो एक दिन अभी मिले, बोले कि यार वो जो मैं बोला था तेरे को हो गई। तो, तो सही है।